Assalamu alaikum. Welcome to the software verification and validation course. In next lecture, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था और हमने ये वहाँ पे आपको बताया था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और हम ये उस स्टेज पे करते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं कि वो मुकम्मल हो चुका है और तो अब हमें आगे उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उस वक्त ये तमाम टेक्निक्स जिनका तज़किरा हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से किया था वो इस्तेमाल होती हैं। आज हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी जो टेक्निक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग उसकी बात करेंगे। ऑफ कोर्स फिर आगे इसकी फर्दर जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं इसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली ये कोई प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद नहीं की जाती, बल्कि एक्चुअल जब प्रोग्राम बन रहा होता है या डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो उसी दौरान ही उसको टेस्ट किया जाता है। यानी जब डेवलपर कोड लिख रहे होते हैं तो उसी वक्त उस कोड को टेस्ट किया जाता है कि वो कोड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर ख़ुद ही करते हैं, जो कोड लिखते हैं वही वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है परफॉर्म करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग समथिंग कॉल्ड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इज टेस्ट केस design philosophy that used to control structure described as the part of component level design to drive test cases। बेसिकली हम यहाँ भी टेस्ट केसेस बनाते हैं और फिर उन टेस्ट केसेस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दी टेस्टिंग ऑफ दी कोड प्रोग्राम एंड कोई कंपोनेंट हो सकता है उस प्रोग्राम का, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें लूप या कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर, उस चीज़ की टेस्टिंग इसमें शामिल होगी। यूजिंग द वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स यू कैन ड्राइव द टेस्ट केसेस दैट द गारंटी दैट ऑल इंडिपेंडेंट पाथ विद इन ए मॉड्यूल हैव बीन एक्सरसाइज एट लीस्ट वंस। यानी जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हैं, मतलब एक कोड चल रहा है उसमें मतलब एक इफ़ स्टेटमेंट है, वो चेक की कंडीशन ट्रू है, उसके अंदर तमाम स्टेटमेंट चलें, ये एक इंडिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि इस इफ़ के अंदर कोई लूप हो, इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ हो, तो वो जो अंदर वाली इफ़ होगी या अंदर वाला लूप होगा वो बेसिकली इस इफ़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट वो पहला वाला सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था वो है। तो तमाम इंडिपेंडेंट पाथ को एक बार मैंने एट लीस्ट वंस मैंने टेस्ट करना है। ये नंबर 1 एश्योरिटी देनी है आपने। नंबर 2 एक्सरसाइज द ऑल लॉजिकल डिसीजन और द ट्रू और फॉल्स साइड। तमाम लॉजिकल डिसीजंस चेक करने हैं जिसमें ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल है। तीसरा एग्जीक्यूट द ऑल लूप देयर बाउंड्रीज विद इन द ऑपरेशनल बाउंड्स। तो तमाम जितने भी लूप आपके प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं उनको मैंने टेस्ट आउट करना है। अब उन लूप्स के अंदर क्या टेस्टिंग करनी है, उनकी बाउंड्रीज, उनकी लिमिटेशन, उनकी रिस्ट्रिक्शन, यानी क्या लूप अपनी जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है उसी पे ही ख़त्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लीगल वैल्यू पे ही टर्मिनेट हो रहा हो लूप। अगर ऐसा है तो हमें उसको फिर देखना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ होती है जो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग में देखते हैं, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू इंश्योर देयर वैलिडिटी। अगर हम कोई स्टैक, कोई लिंक लिस्ट, कोई एरे या इसके अलावा जो ट्री है, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या वो वैलिडेट हो रहे हैं यानी सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी हम गलत तरीके से उनको यूज़ कर रहे हों। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में सबसे जो पहली टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं पाथ टेस्टिंग, बेसिस पाथ टेस्टिंग, BPT। ये बेसिक पाथ टेस्टिंग इज़ द वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक फर्स्ट प्रपोज बाय द टॉम मैक्यूब
जो है इन्होंने प्रपोज किया। एंड द बेसिस path method enables the test case designer to derive the logical complexity measure of the procedural design and use this measure of the guide to define the set of execution path. Basically लॉजिकल पाथ इसमें टेस्ट आउट किया जाता है कि आपके कोड का लॉजिकल पाथ क्या है, और अगर एक पाथ से दूसरे पाथ में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है। Test cases drive to exercise the basis set are guaranteed to execute every statement in the program. तो कम से कम जो है वो आपको हर स्टेटमेंट को एक बार ज़रूर टेस्ट करना होगा इसके अंदर। अब इसी बेसिस पाथ ग्राफ के अंदर जो फर्दर टेक्निक्स हैं उसमें है फ्लो ग्राफ नोटेशन। सबसे पहले सिंपल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन टू कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो अब क्या है, वही आप देखें कि एक इफ़ स्टेटमेंट अगर चल रही है तो उसके कंट्रोल जो है वो इफ़ ट्रू फॉल्स पे होता है कि ट्रू के केस में हम कोई एक ब्लॉक चला रहे होते हैं, फॉल्स के केस में कोई दूसरा ब्लॉक चला रहे होते हैं, तो उस वक्त कंट्रोल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होती है। द फ्लो ग्राफ डिपिक्ट द लॉजिकल कंट्रोल फ्लो यूजिंग नोटेशन इलिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे इस ग्राफ को हम देखते हैं तो ये एक फ्लो ग्राफ है। बेसिकली यहाँ पे वो देखें इफ़ के ब्लॉक बने हुए हैं कि सीक्वेंस में आप देखें कि उसमें तो कोई पाथ सीधा ही होता है कि यहाँ ये स्टेटमेंट चली, उसके बाद अगली, फिर उसके बाद अगली। अगर कोई इफ़ स्टेटमेंट है तो इसके बाद ये कंडीशन चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इधर जाएंगे, अगर फॉल्स है तो हम नीचे आएंगे। तो इस केस में आप देखें कि या तो ये स्टेटमेंट चलेगी या ये चलेगी, एक ही चलेगी, दोनों तो नहीं चल सकती। तो यहाँ से फिर फ्लो जो है हमारा या तो यूँ मूव करेगा या नीचे से यूँ मूव करेगा, यहाँ पे तो आना ही है। तो उसके बाद फिर हम अगर फर्स्ट करें आगे लूप आ गया है तो यहाँ गए, कंडीशन ट्रू है, ये चलाया, फिर वापस आएंगे, फिर चेक करेंगे कंडीशन, अगर फिर ट्रू है फिर इधर जाएंगे, फिर आएंगे। इसी तरह यहाँ से अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे और अगले स्टेटमेंट पे जाएंगे। आगे कोई अनटिल वगैरह की स्टेटमेंट है, ये भी बेसिकली लूप को ही डिनोट कर रही है कि ये तब तक काम करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो मैं यहाँ पे इधर आता रहूँगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट चला के आगे यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर स्विच स्टेटमेंट है तो केस देखते हैं कि अगर ये केस ये ठीक है तो यहाँ पे जाओ, ये मतलब यहाँ पे गए, ये केस चेक किया, फिर नीचे आए। तो इस तरह आप देखें कि एक साइकिल बन जाता है। तो आप देखें कि ये एक ग्राफिकल नोटेशन के ज़रिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से ग्राफ पाथ टेस्टिंग होती है, या बेसिस ग्राफ पाथ हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको फ्लो ग्राफ कहते हैं। आगे आप देखें कि एक और आपको एग्जांपल दी गई है डिटेल में कि ये कंडीशन है, उसके बाद अगर ये ट्रू है तो हम नीचे जाएंगे, फॉल्स है तो हम इधर आ जाते हैं, ट्रू है तो अंदर जाएंगे, फिर आगे एक और कंडीशन आ गई तो अगर ट्रू है तो इधर जाएंगे, फॉल्स है तो इधर आएंगे, तो आगे फिर एक और कंडीशन है। तो आप देखें कि ये हम इस कंडीशन को इस तरीके से जज करते चले जाएंगे और फर्दर मूव करते चले जाएंगे और फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अगर ये वाली एग्जांपल बी देखें तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, इसको भी आप देख लें। इसमें बेसिकली ट्री व स्ट्रक्चर है कि ये ट्री है, उसके ये बेसिकली एजेस हैं, ये इसके नोड्स हैं। तो ये इस तरह ये ट्री है, इसका ये चाइल्ड है, तो ये ट्री है, इसका ये चाइल्ड है। तो इस तरह आप इनके मुख्तलिफ रीजन बने हुए हैं और इनको हम टेस्ट आउट करते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल है, ये भी एक ट्री की शक्ल में है, तो इसको भी आप देख लेंगे। तो इस तरीके से ये चल रहा है। दूसरी जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ होते हैं। इंडिपेंडेंट पाथ इन द एनी पाथ थ्रू विच द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस एट लीस्ट वन सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। इसमें एक ही स्टेटमेंट होगी और इसमें कोई फ्लो वगैरह भी सिंपल होता है, सादा, कि हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती बेसिकली पाथ की। जैसे लूप में तो डिपेंडेंसी होगी कंडीशन पे कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो वो बार बार स्टेटमेंट चलती रहेगी, तो वो एक फ़्लो जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। इस केस में ऐसा नहीं होता। Independent path is the any path through which the program that introduce at least one set of processing statement
or new condition. When stated in the term of flow graph, an independent path must move along with the at least one edge. तो कम से कम एक एज होना चाहिए पाथ का इसमें, ऑफ कोर्स वो तो होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पाथ 1 में देखें, पाथ 1 से 11 तक, ये एक और पाथ है कि पाथ 1 से 2 तक गए, 2 से 3 तक स्टेटमेंट 4 से 5 पे गए एंड 6 11 तक पहुँचे। एक और पाथ है जो हमें 11 तक लेके जाता है, और एक और पाथ है ये भी हमें 11 तक लेके जाता है। तो इस तरह आप देखें कि 4 पाथ हैं, चारों का काम यही है कि ये हमें एक नए पाथ पे लेके जाते हैं। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, जो कि रेलेवेंट होगी वही करेंगे आप। उसके बाद इनसे अब टेस्ट केसेस को कैसे ड्राइव करते हैं हम, ये क्वेश्चन राइज होता है। द बेसिस पाथ टेस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड द प्रोसीजरल टेस्टिंग। इन बेसिकली आप देखें कि ये सारी जो टेस्टिंग स्कीम हमने देखी है, ख़ास तौर पर जो बेसिस पाथ वाली है, वो आपके लूप्स में हो रही है या इफ एल्स में हो रही है या सिंपल फ्लो में हो रही है। तो उसके लिए तो जाहिर है एक प्रोसीजरल डिज़ाइन है हमारा, उसके लिए हमें सोर्स कोड को टेस्ट करना है। प्रेजेंट द बेसिस पार्ट टेस्टिंग द सीरीज ऑफ स्टेप, इसके स्टेप के ऊपर बेस्ड होगा। तो प्रोसीजर एवरेज डिपिक्ट द PDL, तो PDL वगैरह आपने पहले उसमें भी पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, वहाँ से भी चीज़ें ड्राइव करती हैं और एल्गोरिदम में भी ये चीज़ें ड्राइव होती हैं। बेसिकली इनको टेस्ट आउट किया जाता है कि एल्गोरिदम और उनके अंदर जो कंडीशंस हैं वो उसकी डेप्थ कितनी है, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तो इस तरीके से इनको चेक किया जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं। मतलब एक अगर हम लूप का देखें कि साइकिल बार बार चल रहा है, तो वो साइकिल कितनी दफ़ा चलेगा, उस चीज़ को डिटरमिन के लिए एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम पहले कवर कर चुके हैं पहले कोर्स में, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 6 रीजन्स दिखाए हुए हैं, 17 एजेस दिखाए हुए हैं। तो फार्मूला है यहाँ पे कि 17 में से 13 नोड्स माइनस कर दो +2 6 हो जाएगा। तो ये 13 नोड्स हैं, 17 एजेस हैं, तो +2 करते हैं। ये एक फार्मूला है जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये कोड आपको दिखाया हुआ है एक प्रोग्राम का, उसमें आप देखें कि यहाँ पे रीजन बताए हुए हैं कि 1 है, इसके अंदर ये देखें कि वाइल लूप चल रहा है, ये इफ़ वैल्यू है, ये अलग, ये जहाँ जहाँ बेसिकली कंट्रोल फ्लो होगा उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं और उनके नंबर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर इनको नंबर टेस्ट किया जाता है। और आगे आप देखें कि ये आपको फ्लो बता रहा है कि पहले यहाँ से गए, फिर यहाँ से ऊपर हमने फाइंड किया। बेसिकली आप ये एग्जांपल पूरी कर लें, इसमें फिर आगे 1 से आप 2 पे जा रहे हैं, 2 से फिर आप 3 पे जा रहे हैं, 3 से फिर 4 पे जा रहे हैं। इस तरह ये ओवरऑल एक जो सीक्वेंस बना है वो इस तरह बन गया कि 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, 2 से 10 पे भी जा सकते हैं, 3 पे आए तो फिर 3 से 10 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ ऊपर वाले एग्जांपल को देख के ही यहाँ पे डेवलप की गई। तो इस तरीके से आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। उसके बाद जो ग्राफ बेस वाले में एक और टेक्निक है जिसको हम ग्राफ मैट्रिक्स कहते हैं। दैट प्रोसीजर फॉर ड्राइविंग द फ्लो ग्राफ एंड इवन डिटर्मिनिंग द सेट ऑफ बेसिस पाथ। इसमें भी फ्लो ग्राफ इस्तेमाल होते हैं जो कि मैट्रिक्स की शक्ल में दिखाए जाते हैं। तो ये भी एक उसकी टेक्निक है। इसमें तमाम जो डाटा है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे पहले इसमें आपने फ्लो ग्राफ देखा है, इसका मैट्रिक्स बना दिया। अब मैट्रिक्स कैसे बना है, यहाँ पे अगर फर्ज करें 1 से 3 पाथ पे A को रीड करके जाते हैं तो आप देखें ये A को। बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी हमने इस तरह के ट्रांजिशन टेबल बनाए हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर की टेस्टिंग स्ट्रेटजी को हम पढ़ेंगे और तब तक के लिए ये आप रिवाइज़ कर लें, इसके एग्जाम्पल को मज़ीद देख लें आप इस बुक से। अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।